अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्थमा, अस्थमेटिक एलर्जी, सांस की बीमारी या दमा के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिर तक वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को दमा के बारे में मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। दोस्तों जो एलर्जी है वो बॉडी में रिएक्शन को कहते हैं, जो किसी भी वजह से हो सकती है, उसको हम एलर्जन बोल सकते हैं। इसमें बॉडी जो है वो ओवर रिएक्ट करती है। दोस्तों आमतौर पर अगर आप एलर्जी का नाम लें तो जहन में यही आता है कि शायद कोई जिस्म पे खारिश या खुजली है या कोई स्किन की प्रॉब्लम है। एक एलर्जी जो है उसको अस्थमेटिक एलर्जी कहते हैं। इसमें मरीज का बार बार नाक बंद होना, नाक से पानी आना, नाक में खारिश होना, गला खराब होना, गले में खारिश होना, आंखों से पानी आना और आंखों में जलन होना, बार बार कफ यानी खांसी और खांसी के साथ बलगम आना शामिल है। दोस्तों जब ये एलर्जी सांस की नाली के रास्ते फेफड़ों तक पहुंच जाए तो उसको अस्थमेटिक एलर्जी या दमा का नाम देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो अस्थमा, दमा या सांस की बीमारी क्या है। हम नाक के रास्ते सांस लेते हैं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत जो सांस की नाली है पाइप की शेप में होती है, वो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। किसी भी वजह से अगर सांस की नाली में कोई अनवांटेड एलर्जन आ जाए तो सांस की नाली सिकुड़ जाती है या उसमें सिक्रेशन यानी बलगम बन जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो जब मरीज़ सांस लेता है तो उसमें से खर खर की आवाज़ आती है। बाज़ दफ़ा जो सांस का मरीज़ है जब वो सांस लेता है तो उसमें से वीजिंग की आवाज़ आती है यानी सीटी की आवाज़ आती है। इतनी क्लियर वीजिंग की आवाज़ होती है कि जो वो मरीज़ है खुद भी सुन सकता है और उसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा बैठा है तो उसको भी क्लियर आवाज़ आती है वीजिंग की। दोस्तों इसको नॉजी ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मरीज़ जो है वो सांस नहीं ले पाता, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराहट की शिकायत करता है, उसकी जो पल्पिटेशन है वो बहुत तेज़ हो जाती है, जो दिल की धड़कन है उसकी बहुत तेज़ हो जाती है। जो मरीज़ है वो बात करने, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। दोस्तों जो अस्थमा या दमा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इन्वायरमेंटल कंडीशन भी है। जब मौसम तब्दील होता है तो कुछ लोगों को ठंडी हवा या बारिश की वजह से एलर्जी हो जाती है और कुछ लोगों को डस्ट, धूल वगैरह से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को इत्र या परफ्यूम की स्मेल से एलर्जी होती है। कुछ जो पेशेंट हैं वो किचन की स्मेल या लकड़ी के धुएं से उनको एलर्जी हो जाती है। और बाज़ बंदे जो हैं उनको गाड़ियों के धुएं, डीजल या एयर पोल्यूशन से एलर्जी होती है। और जो हम घरों में होम पेट यानी जो पालतू जानवर पालते हैं, कुछ लोगों को उनसे भी एलर्जी हो जाती है। दोस्तों शुरू में ये होता है कि शदीद खांसी के साथ आपके सीने में जकड़ाव पैदा होता है और जब आप सांस लेते हैं तो सीने में जो है वो चुभन महसूस होती है। दोस्तों कुछ लोगों को स्मोकिंग, शीशा या सिगरेट के धुएं से भी एलर्जी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, शीशा पीते हैं, अगर आपकी सांस की नाली में प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। अगर आपके जो फेफड़े हैं वो डैमेज हो गए तो उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि सबसे पहले स्मोकिंग को बंद करें। कुछ जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उन्होंने बताया है कि रात को लेट नाइट कई दफ़ा उनकी आंख खुल जाती है अचानक से। ऐसा महसूस होता है कि उनका जो सांस है वो बंद हो गया है और उनका गला जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है। दोस्तों जो दमा या अस्थमेटिक पेशेंट है वो बच्चों से लेके टीनेजर और अडल्ट किसी को भी हो सकता है।
जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो अस्थमैटिक पेशेंट है, जो दमा का मरीज़ है, उसका इलाज या हिफाजती तदाबीर क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जो अस्थमैटिक पेशेंट है, जो दमा का मरीज़ है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है या स्पोर्ट्स या खेलों में हिस्सा ले सकता है। तो उसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। वो स्पोर्ट्स और खेलों में भी हिस्सा ले सकता है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफाई करना होता है। कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं। खाने में ठंडी, खट्टी और चिकनाई वाला जो खाना है उसको कम करना होता है। जो मेडिसिन दी जाती है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना होता है। दोस्तों, कुछ जो पेशेंट हैं उनको शॉर्ट टर्म्स के लिए मेडिसिन दी जाती है और कुछ पेशेंट को लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है ना वो मेडिसिन दी जाती है। इसमें दमा के जो मरीज़ हैं उनको कुछ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, कुछ को इनहेलर्स दिए जाते हैं। अब ये है कि कुछ पेशेंट कहते हैं कि जी हम इनहेलर इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये अगर हमने शुरू कर दिया तो फिर ये हमको सारी ज़िंदगी जो है लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस वजह से इनहेलर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमको शर्म महसूस होती है, जो दूसरे लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे कि मैं सांस का मरीज़ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो इनहेलर है वो ओरल मेडिसिन से ज़्यादा सेफ़ है। जो ओरल मेडिसिन हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाती है, वो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। और जो इनहेलर हम यूज़ करते हैं वो सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और ख़लास उसके बाद उसका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो इनहेलर हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं। उसके अलावा जो दमा के मरीज़ हैं उनको कुछ स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। जो अस्थमैटिक या दमा के मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा विंटोलिन यानी सालब्यूटामोल दिया जाता है। उसके साथ साथ मंटीलो कास्ट जो है वो दी जाती है। मंटीलो कास्ट डिफरेंट नेम से आती है। गल्फ़ में बहुत ज़्यादा जो है वो मंटीलो कास्ट का इस्तेमाल होता है। एक टैबलेट है सिंगुलेर के नाम से, वो 5 mg और 10 mg में आती है। वो बेहतरीन मेडिसिन है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। उसी में बच्चों के लिए जो है वो साशे अवेलेबल हैं, वो पाउडर शेप में आते हैं, वो पानी में मिक्स करके पीना होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो है आपको अपनी एलर्जी को मैनेज करना होता है ताकि आपको बार बार नज़ला, ज़ुकाम, नाक से पानी आना, खांसी, रेशा ये ना हो। उसके लिए लाजम जो है वो एक एंटी एलर्जिक दी जाती है। वो डिफरेंट नेम से आती है, डिफरेंट फार्मूला है उसमें। सिट्राजिन है, एबास्टीन है, लोराटेडीन है। ये पेशेंट की जो है कंडीशन और ये भी होता है कि कौन सी पेशेंट को मेडिसिन सूट कर रही है वो दी जाती है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज करते हैं या कमेंट्स में पूछते हैं कि कौन सा जो है वो खांसी का शरबत अच्छा है। दोस्तों, जो सांस की बीमारी है उसमें अमूमन जो खांसी होती है वो खुश्क खांसी होती है। खांसी जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, खुश्क, और एक खांसी जो होती है उसमें रेशा जो होता है वो डार्क कलर का रेशा वो बाहर निकलता है। अब जो ड्राई कफ होती है उसके लिए सिरप अलग है और जो रेशे वाली खांसी है उसके लिए सिरप अलग है। जो ड्राई कफ है उसके लिए यहाँ पे म्यूकोलाइट और एक सिरप है सेनकोड। एक हर्बल का कफलेट सिरप है, वो भी जो है वो ड्राई कफ के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, जो ड्राई कफ है उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है तो वो भी ड्राई कफ में ही गिना जाता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टोरेंट सिरप दिए जाते हैं वो उस वक्त दिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा डार्क कलर का रेशा जो है वो आ रहा हो, गले में गिर रहा हो या बाहर आ रहा हो। तो उसके लिए एक सिरप है पल्मोनॉल कफ सिरप, जो है वो एक्सपेक्टोरेंट है, जो आपके रेशे को बाहर निकालता है। दोस्तों, उसके साथ साथ कुछ मरीज़ों को ब्रोंकोडायलाइटर भी दी जाती है, जो सांस की नाली की सोजश को कम करती है और सांस की नाली को साफ़ करती है। उसके साथ साथ सांस की नाली के सिकुड़ाव को कम करके सांस की नाली को खोलती है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अस्थमा यानी एस्थमेटिक एलर्जी दमा के बारे में मुकम्मल मालूमात पहुँचा पाया हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।